अटूट विश्वास कहते हैं कि ये पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन क्या हो जब यही विश्वास इतना अंधा हो जाए कि आप अपने सामने खड़ी सच्चाई को भी न देख पाएं, जब आपकी आस्था ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बन जाए। एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है, और खासकर क्लास 10 के उन सभी छात्रों का जो 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट किताब के पहले अध्याय अ लेटर टू गॉड की कहानी में उतरेंगे। और साथ ही हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 छोटी लेकिन जिंदगी के बड़े सबक सिखाने वाली कविताओं डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी का सार बताना नहीं है, बल्कि इसमें छिपे उन गहरे सवालों को कुरेदना है जो आज भी उतने ही सच हैं। आपने विश्वास की बात बिल्कुल सही छेड़ी। और इस कहानी की खूबी वो खूबी यही है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और अंधे विश्वास के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। आज हम इसी धुंधली रेखा को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इंसान का भगवान पर अटूट विश्वास इंसानों पर उसके अविश्वास की वजह बन जाता है। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार लेंचो से मिलते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि उसका घर पूरी घाटी में अकेला था। लाइन है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी वो घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना था। बिल्कुल, ये अकेलापन एक तरह से उसके किरदार को और भी मजबूत बनाता है। वो एक किसान है जिसकी दुनिया उसके मकई के खेतों तक ही सीमित है। सही बात है। और लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ही न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली। यानी वो अपने खेतों को बहुत गहराई से, बहुत करीब से जानता था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। नहीं, ये उसका जुनून था। हाँ, उसका जीवन था। उसकी सारी उम्मीदें, उसके परिवार का भविष्य, सब कुछ उस एक फसल पर टिका था। और उस फसल को बस एक आखिरी चीज की जरूरत थी, एक अच्छी बारिश। एकदम। और फिर उसकी उम्मीद पूरी होती है, बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है जहां वो कहता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। क्या बात है। यानी ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। वो कल्पना करता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। ये एक शानदार रूपक है जिसे हम मेटाफोर कहते हैं। और ये सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस नहीं है, ये हमें लेंचो के मन में झांकने का मौका देता है। उसके लिए पानी की हर बूंद सीधे सीधे समृद्धि से, पैसे से जुड़ी हुई थी। ये दिखाता है कि उसकी उम्मीदें कितनी ऊंची थीं और उसे अपनी मेहनत के फल का कितना इंतजार था। बिल्कुल। लेकिन यही कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। लेंचो की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। और ये ओले देखने में न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। हाँ, लेकिन असल में वे तबाही ला रहे थे। और वो तबाही कोई छोटी मोटी नहीं थी। 1 घंटे तक, सोचिए 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। सब कुछ खत्म हो गया होगा। इस तबाही का मंजर लेखक ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में भी इस पे खास ध्यान दिया गया है। वो कहते हैं, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट? अरे वाह। सोचिए, जो खेत कुछ देर पहले हरियाली और उम्मीद से भरा था, वो अब नमक की एक सफेद चादर ओढ़े बेजान पड़ा है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था। नहीं, ये लेंचो के सपनों का, उसकी साल भर की मेहनत का मर जाना था। और यहीं पर कहानी का पहला संघर्ष, पहला कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष। लेंचो तो पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिल दुख से भर जाता है। वो अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this। टिड्डियों का दल भी हमला करता तो शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। ये वाक्य उसके हताशा की गहराई को दिखाता है। उसे लगता है कि प्रकृति ने उसके साथ सबसे क्रूर मजाक किया है। किसी भी आम इंसान के लिए शायद यहीं पर कहानी खत्म हो जाती। बिल्कुल। लेकिन लेंचो आम नहीं था। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उसके दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जिंदा थी। और वो क्या थी? अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक अकेली आशा, भगवान से मदद। उसका विश्वास इतना सरल और इतना मजबूत था कि उसने फैसला किया कि वो अपनी समस्या सीधे भगवान को बताएगा। उसने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। मुझे ये बात आज भी हैरान करती है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज पर शक करते हैं,
वहाँ एक इंसान का ऐसा सरल विश्वास हाँ, कि बस एक पता लिखकर चिट्ठी भेज दो और जवाब आ जाएगा। है ना, ये लगभग जादुई लगता है। वो लिखता है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेसोज। यानी भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा, मुझे 100 पेसो चाहिए, ताकि मैं दोबारा बीज खरीद सकूं और अगली फसल तक गुजारा कर सकूं। और लिफाफे पर पता है क्या लिखता है? टू गॉड। टू गॉड। बस, और जब ये पत्र डाकघर पहुंचता है तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पोस्टमास्टर, जो एक फैट एमिएबल फेलो यानी एक मोटा मिलनसार व्यक्ति है, हाँ, पहले तो जोर से हंसता है। जाहिर है, भगवान के पते पर आई चिट्ठी देकर कोई भी हंसेगा। कोई भी हंसेगा, बिल्कुल। लेकिन उसकी हंसी जल्दी एक गहरी सोच में बदल जाती है। वो लेंचो के विश्वास को देखकर मतलब दंग रह जाता है। वो कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या अटूट विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और यहीं पर वो पोस्टमास्टर एक आम इंसान से ऊपर उठकर एक नायक बन जाता है। हाँ, वो फैसला करता है कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसे लगता है कि ऐसे विश्वास को जीवित रखना इंसानियत का सबसे बड़ा काम है। वो सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाता, नहीं, वो कदम उठाता है, एक्शन लेता है। वो अपने कर्मचारियों से मदद मांगता है, अपने दोस्तों से पैसे लेता है और अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा देता है। हाँ, ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी था, एक पुण्य का काम। लेकिन वे सब मिलकर भी 100 पैसों जमा नहीं कर पाते। नहीं हो पाते। वे ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज्यादा, सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाते हैं। और मुझे लगता है ये कहानी को यथार्थवादी बनाता है। सही बात है कि अच्छाई की भी अपनी सीमाएं होती हैं। पोस्टमास्टर उन पैसों को एक लिफाफे में रखता है और उस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, गॉड। गॉड। उसका मकसद साफ था। वो लेंचो को ये महसूस कराना चाहता था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और मदद सीधे भगवान से आई है। बिल्कुल। अगले रविवार लेंचो डाकघर आता है। जब उसे पत्र मिलता है तो उसे जरा भी हैरानी नहीं होती, जरा भी नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। हाँ, उसका आत्मविश्वास ऐसा था कि उसे यकीन था कि पत्र तो आना ही था। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पैसे 100 नहीं थे, सिर्फ 70 थे। और उसे लगता है कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। और यही कहानी की सबसे बड़ी और मार्मिक विडंबना, जिसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, सामने आती है। विडंबना मतलब जब आप ट्रैफिक पुलिस वाले को ही नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते देखें, जो उम्मीद की जाती है होता उसका ठीक उल्टा है। अच्छा। लेंचो ने सोचा कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये डाकघर के बेईमान कर्मचारियों ने बाकी के 30 पैसों निकाल लिए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम लेंचो को पूरी तरह गलत कह सकते हैं? उसका विश्वास भगवान पर था, इंसानी सिस्टम पर नहीं। शायद वो ये सोच ही नहीं पाया कि इंसान भी इतने दयालु हो सकते हैं। क्या ये उसकी सादगी है या उसका अहंकार कि मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है और यही कहानी का असली सबक छिपा है। हमारे NCERT सुनो समझो के नोट्स में भी यही बात है। अच्छा। कि ये लेंचो की सादगी भी है और एक तरह का अहंकार भी। उसका विश्वास भगवान पर इतना ज्यादा केंद्रित था कि उसे इंसानों की अच्छाई पर यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, ये एक तरह का कॉन्फर्मेशन बायस है। उसे पक्का यकीन था कि मदद सिर्फ ऊपर से आ सकती है, तो उसने किसी और संभावना पे विचार ही नहीं किया। अक्सर हम भी तो यही करते। अपनी सोच के दायरे में इतने कैद हो जाते हैं कि सामने रखी सच्चाई को नहीं देख पाते। बिल्कुल। तो वो तुरंत एक और पत्र लिखने बैठ जाता है और उस पत्र में लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest. हाँ, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। बाकी के भी भेज दीजिए, लेकिन डाक से मत भेजना। क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। सोचिए उन डाकघर वालों पर क्या गुजरी होगी, जिन्होंने अपनी नेकी से उसकी मदद की। यही कहानी का दूसरा संघर्ष सामने आता है, इंसानों के बीच का संघर्ष, जो एक गलत फहमी पर आधारित है। तो लेंचो की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक प्राकृतिक घटना इंसान के मन में तबाही मचा सकती है और उसका विश्वास उसे कैसे एक अजीब दुविधा में डाल देता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपनी कविताओं में अक्सर प्रकृति के ऐसे ही छोटे छोटे पलों और इंसानी भावनाओं के गहरे रिश्ते को दिखाते हैं। उनकी पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है।
हाँ, ये सिर्फ 8 लाइनों की कविता है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। कविता शुरू होती है, द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह एक कौवे ने एक हेमलॉक पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई। अब देखिए, कौवा, क्रो और हेमलॉक का पेड़, हेमलॉक ट्री, दोनों को ही आमतौर पर अपशगुन या दुख का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल। हम अक्सर कौवे को या जहरीले पेड़ को नकारात्मकता से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है। इस छोटी सी साधारण सी घटना का कवि पर गहरा असर पड़ता है। वो कहते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी इस घटना ने मेरे दिल का मिजाज बदल दिया और मेरे उस दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बचा लिया जिसका मुझे अफसोस हो रहा था। इसका गहरा संदेश ये है कि जिंदगी में सकारात्मकता कहीं से भी आ सकती है। जिन चीजों को हम बेकार या नकारात्मक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही कभी-कभी हमारे दिन को रोशन कर देती हैं। ये कविता हमें सिखाती है कि हमें अपना दृष्टिकोण खुला रखना चाहिए। ये लेंचो की सोच से बिल्कुल विपरीत है, एकदम। जो केवल एक ही स्रोत से मदद की उम्मीद कर रहा था। वाह, क्या कनेक्शन है। अब आते हैं फ्रॉस्ट की दूसरी और शायद ज्यादा गंभीर कविता पर, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ये कविता एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। ये दुनिया कैसे खत्म होगी? Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ से। यहाँ आग और बर्फ सिर्फ प्राकृतिक तत्व नहीं है, वे इंसानी भावनाओं के शक्तिशाली प्रतीक हैं। अच्छा। फायर यानी आग इंसानों की डिजायर यानी इच्छा, जुनून और लालच का प्रतीक है। ये वो भावनाएं हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं और सब कुछ जलाकर राख कर सकती हैं। और आइस? आइस यानी बर्फ, हेट यानी घृणा, नफरत और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। यह वो भावना है जो धीरे धीरे इंसानियत को जमा देती है, रिश्तों को ठंडा और कठोर बना देती है। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने इच्छा यानी डिजायर को करीब से अनुभव किया है, इसलिए वो उन लोगों के साथ हैं जो मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन फिर वो एक और संभावना पर विचार करते हैं। और यही कविता और गहरी हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो मैं नफरत के बारे में भी इतना जानता हूँ कि कह सकूं कि विनाश के लिए बर्फ भी उतनी ही शक्तिशाली है और काफी होगी। वो शब्द सफाइस यानी पर्याप्त होगी, ये शब्द बहुत ठंडा और भयानक है। ये दिखाता है कि नफरत की धीमी शांत विनाशलीला आग के कोहराम से कम खतरनाक नहीं है। तो ये कविता एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि दुनिया को बाहरी खतरों से ज्यादा हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाओं से खतरा है। बिल्कुल, हमारा लालच और हमारी नफरत, ये दोनों ही पूरी इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ये कविता आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हम देखते हैं कि कैसे लालच और नफरत दुनिया में संघर्ष पैदा कर रहे हैं। फ्रॉस्ट हमें याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने लेंचो की कहानी के जरिए विश्वास की ताकत और उसके अंधेपन के खतरे को समझा। हमने देखा कि कैसे नेक इरादे भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं ने हमें 2 बड़े सबक सिखाए। डस्ट ऑफ स्नो ने याद दिलाया कि छोटे छोटे पलों में भी खुशी और उम्मीद छिपी हो सकती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और फायर एंड आइस ने हमें अपनी सबसे विनाशकारी भावनाओं यानी इच्छा और घृणा से सावधान रहने की चेतावनी दी। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, इस पूरे अध्याय के विस्तृत नोट्स के लिए NCERT सुनो समझो चैनल के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। बिल्कुल। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप सोच सकते हैं। अगर आप पोस्ट मास्टर की जगह होते और आपको लेंचो का वो दूसरा पत्र मिलता जिसमें आप ही को बदमाशों का झुंड कहा गया हो, तो आपको कैसा महसूस होता? क्या आपका इंसानियत पर से विश्वास डगमगा जाता? या आप लेंचो की नादानी पर मुस्कुरा देते? सोचेगा जरूर।